नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विजय कुमार पांडे फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि सर जेएसएससी की तैयारी कैसे की जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारा जेएसएससी के लिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, साथ ही बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमें कौन सा रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, किस लैंग्वेज, सपोज़ कीजिए हम बाहर से हैं तो हम किस लैंग्वेज को लें, और रांची से, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो किस लैंग्वेज को लें। तमाम तरह के प्रश्न बच्चे पूछ रहे हैं और यकीन मानिए मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। 1 से 2 दिन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। साथ ही आपके लिए एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो जेएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पे किस तरह से फोकस करना है जिसमें हम आसानी से क्या कर सके सिलेक्शन ले सके। तो आप यकीन मानिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जिसमें हम विस्तार तरीके से ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर, इवन हम चैप्टर वाइज बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावनाएं हैं और किस चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो के माध्यम से, जो हम बनाने वाले हैं उस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो आने वाला है ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन आज हम पॉलिटी जिसकी शुरुआत हमने कर ली है उसी के आगे हम बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और बच्चों हम भारतीय संविधान में जो आज देखने जा रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, दैट इज़ प्रीएम्बल। प्रस्तावना। ये जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, ये वैसे तो सारी क्लासेस अभी फ़िलहाल जेएसएससी डेडिकेटेड चल रहा है, तो जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और वनडे एग्ज़ाम हो, इवन आप स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स भी देते हैं तो यहाँ से प्रश्न बहुत से बनने की संभावनाएं बनती है। तो यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है। दोस्तों हम देखिए इसमें प्रीएम्बल जो डिस्कस करेंगे, प्रीएम्बल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो होने वाला है ही, प्रीएम्बल से प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं कि हम किस तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अभी फ़िलहाल प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल प्रस्तावना। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स, अनुसूचियां। हम पहले प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे, फिर शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, भाग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स, अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, संशोधन, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा। देखिए प्रस्तावना शेड्यूल्स कितने हैं, तो आप मूल संविधान की बात करेंगे तो ये 8 था, अभी फ़िलहाल ये 12 है, ये 22 पार्ट्स हैं, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं हम।
जो प्रेम्बल से रिलेटेड है। देखिए दो प्रश्न आते हैं, एक है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड वन थिंग इज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते होंगे कि दो प्रेम्बल से दो संबंधित केस है, एक बेरूबारी संघ जो 1960 में आया था और दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1976 में आया था। ये दो केस जो हैं ये प्रेम्बल से संबंधित है। पहला जो प्रेम्बल केस था बेरूबारी संघ 1960 में जो आया था, इसमें बोला गया कि जो प्रेम्बल है ये संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए यह संशोधनीय नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन इसको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसको बदल दिया गया और ये बोला गया कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें संशोधन हो सकता है। और आपको पता होगा कि 1976 में ही 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सामाजिक, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था और बताया गया कि संविधान क्या है, संशोधनीय है, लेकिन हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक संविधान में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया गया था वो हमारा क्या है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस संविधान को हम आज पढ़ते हैं वो क्या है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तो दो प्रकार के वर्ड थे, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और प्रश्न आता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? इसमें भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल? तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो संविधान सभा में पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भेजा गया था। अब जो प्रस्तुत किया गया था ना, इसी को आगे चल कर के क्या बोला गया? आगे चलकर इसी को प्रीएम्बल कहा जाने लगा, प्रीएम्बल कहा जाने लगा, प्रस्तावना कहा जाने लगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो आपको जैसे हमने बताया कि पहले बात चल रही थी कि संशोधनीय है कि नहीं है, तो इससे रिलेटेड 2 केस थे, शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक था आपका, एक मत ने बोला कि संशोधनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे पूछा जाता है, और एक में बोला गया कि संशोधनीय है। तो देखिए, एक केस था बेरूबारी संघ, बेरूबारी संघ, ये जो केस था 1968-60 में, इसमें बोला गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यह संविधान का
अभिन्न अंग नहीं है, इसीलिए ये क्या है, संशोधनीय नहीं है। लेकिन इस बात को उलट दिया गया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 में बोला गया कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना संशोधनीय है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो दो विवाद आए थे, एक बेरूवारी संघ जिसमें बोला गया कि संशोधनीय नहीं है, क्यों नहीं है, तो आपको पता चल गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए संशोधनीय नहीं है। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संशोधनीय तो है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब सवाल होता है कि कैसे बोला गया कि ये संशोधनीय है। तो इससे रिलेटेड एक 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब हुआ, तो ये हुआ 1976 में। 1976 में इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो वो याद करने वाला है सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आप याद रखेंगे सेकुलर शब्द मूल संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका सबसे पहला बार इस्तेमाल किया गया था जब 42वें संविधान संशोधन किया गया था, तब सेकुलर शब्द को ऐड किया गया था। सेकुलर का मतलब होता है कि वैसा राज्य या वैसा देश जिसका कोई भी पार्टिकुलर धर्म नहीं होगा, पार्टिकुलर किसी भी वो धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, उसके लिए प्रत्येक धर्म समान होगा, उस देश के लिए प्रत्येक धर्म समान होगा। ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं हम इसमें। तो जब हम प्रस्तावना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें जानना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या था। तो अगर ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, मूल संविधान और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, आधुनिक संविधान। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मूल संविधान में जो आर्टिकल था, ये 395 था। वर्तमान में जो आर्टिकल है 470। मूल संविधान में जो भाग ये था 22। अभी आप देखेंगे ये हो गया है
25 जो शेड्यूल्स थे मूल संविधान में ये था 8 और अभी जो आपको देखने को मिलेगा ये 12 देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मूल संविधान और आधुनिक संविधान में क्या अंतर है, और साथ ही आधुनिक मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने पार्ट थे और कितने शेड्यूल्स थे, और अभी कितने अनुच्छेद हैं, पार्ट है और शेड्यूल्स हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुआ था, जैसे मूल संविधान में अगर देखा जाए अमेंडमेंट संशोधन ये आपको 0 देखने को मिलेगा, 0, और आधुनिक में ये 105। तो अभी तक 105 संविधान संशोधन ऑलरेडी हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रियम्बल। अब हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल क्या होता है, और प्रियम्बल से चीज़ों से संबंधित जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रियम्बल प्रस्तावना, तो सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है कि प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना कहाँ से ये लिया गया है। तो आप लिखेंगे preamble idea has been taken from USA Constitution। तो प्रस्तावना का विचार सबसे पहले यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए संविधान से ग्रहण किया गया है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ कुछ और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम देख रहे हैं। सो ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इसको मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। सो SDR और इसको ये, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि चीज़ें समझ तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सब चीज़ जो भी है चीज़ें वो समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, सोवरेन संप्रभुता, सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक,
डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणतंत्र, 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 J for justice, L for liberty, E for equality, F for fraternity, and E for integrity। ठीक है, आई होप कि आपने ये चीज़ें लिख ली होगी और यहाँ तक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। जस्टिस न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुता, एंड लास्ट वन इज अखंडता, अखंडता। देखिए समझिएगा, ये जो है सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रेटी है। इस पे हमने स्टार इसलिए बनाया था कि ये हमने कहाँ से लिया था, ये तीनों वर्ड हमने लिया था 42nd अमेंडमेंट से। हमने 42वें संविधान संशोधन में ये तीनों वर्डों को हमने ऐड किया था। जस्टिस जो ये वर्ड लिया गया है, ये वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जस्टिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम 1917 रशियन रिवॉल्यूशन ये लिया गया था रूस की क्रांति से, जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, ये वहीं से एडॉप्ट किया गया है। साथ ही जस्टिस का मतलब होता है 3 प्रकार से न्याय होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और आर्थिक होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। तो पॉलिटिकली, सोशल और इकोनॉमिक आधार पर जब न्याय होता है तो उसे हम जस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो वर्ड लिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये 3 जो वर्ड लिए गए हैं, ये तीनों वर्ड लिया गया है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये जो तीनों वर्ड लिया गया है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। आई होप कि अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी कि कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रांस। ये जो रिपब्लिक शब्द लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। तो फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटी, ये 3 शब्द कहाँ से ऐड हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में से ऐड किया गया था। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये 3 शब्द जो ऐड किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था 1789 में। जस्टिस शब्द को रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है और ये 1970 के रशियन रेवोल्यूशन से ये लिया गया है। एक वर्ड है फ्रांस जो वर्ड लिया गया है, ये आपके जो रिपब्लिक जो वर्ड लिया गया है, रिपब्लिक, ये फ्रांस से लिया गया है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों ऐड किया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स क्या होते हैं और कितने शेड्यूल्स होते हैं और शेड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि शेड्यूल 12 शेड्यूल होते हैं और शेड्यूल पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है या शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, क्या होता है, उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए तो बहुत से लोगों का, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि बहुत से लोगों का प्रश्न आ रहा है कि सर हम जेएसएससी की तैयारी कैसे करें, जेएसएससी की हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए बहुत सारे कंटेंट तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूं, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, विद स्ट्रैटेजी पढ़ना चाहते हैं, अगर एक शिक्षक के अंडर में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन लेकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे संस्थान मंगलम से जुड़ करके अपनी तैयारी को उच्च स्तरीय बना सकते हैं। इसमें जो हम चीज़ें देंगे वो आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे और जो फीस देंगे वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा लगे कि कम है, लेकिन आप यकीन मानिए जो हम स्टडी देंगे, जो हम क्वालिटी देंगे, वो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट आपको दे पाए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हम इसमें आपको देंगे। तो पहली चीज़ कि हम लोग एक मेंटरशिप के तहत आपको पढ़ाएंगे। टीचर्स आपको सारे सेपरेट वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज सेपरेट टीचर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो इस सब्जेक्ट की स्पेशल क्लासेस आपको दी जाएगी। साथ ही अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपने रूम पे बैठ के पढ़ने में, तो आप हमारे लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं, जो 6 AM to 6 PM आपके लिए अवेलेबल है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है। इसके अलावा आपको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, साथ ही फुल लेंथ सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसी में उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस पूरे कोर्स का फीस जो रखा गया है, ये पूरे कोर्स का जो फीस रखा गया है वो बहुत ही कम है। आप हमारे संस्थान के नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं 9123196044, या आप फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर कोई SC ST या फिर कोई महिला है तो उसके लिए 25% एक्स्ट्रा फीस में छूट का प्रावधान रखा गया है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी शिक्षक के माध्यम से तैयारी करें, शिक्षक के अंडर रह कर तैयारी करें, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं, और या फिर आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़ीस में ज़्यादा तो छूट नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सेम ऑनलाइन भी उसी माध्यम से पढ़ाते हैं। बच्चों की संख्या हमारे क्लास में बहुत कम रहता है, मैक्सिमम हम लोग 20 स्टूडेंट्स बैठाते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बैच में हमारे क्लास में या बैच में एक क्लास में बच्चे नहीं बैठते हैं। ठीक है, इसका रीज़न है कि हम लोग प्रत्येक बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहते हैं, इंटरेक्ट होना चाहते हैं। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी, प्रीएम्बल में जो हमने आपको बताया वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम शेड्यूल्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे, शेड्यूल क्या होता है और 12 शेड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए होंगे, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।